हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग कल बात किए थे कि जेपीएससी के कंप्लीट स्ट्रेटेजी और डेट शीट के साथ साथ पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सर भी आ चुके हैं, हम भी आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं जेपीएससी के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग से चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। वैसे तो अगर पूरे स्टेप की बात करें तो पीटी मेंस इंटरव्यू तक जाना होता है, बट अभी आपके लिए जो सबसे जरूरी है वो है प्रीलिम्स। तो आज पूरा हमारा फोकस रहेगा कि हम प्रीलिम्स का सिलेबस आपको अच्छे से बता पाए, साथ ही साथ फोकस रहेगा कि प्रीलिम्स में आप कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। कौन सा सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होगा, इन बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो किन किन बातों को ख्याल रखें, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो ये रहा सर 14 जेपीएससी को एक डेट शीट जेपीएससी जारी कर चुकी है, जिसके बारे में आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का डेट देखने को मिल रहा है। जैसे प्रीलिम्स 8 मार्च 2026 को बोला गया है, अप्रैल और मई के बीच मेंस के एग्जाम हो जाएंगे और इंटरव्यू जून में हो जाएगी। तो सर क्या ये डेट शीट सही है एक्चुअली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखते हैं जेपीएससी का, तो आप देखिएगा कि जेपीएससी हमेशा कैलेंडर को फॉलो किया है। वो जो डेट शीट देता है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उस डेट शीट में एग्जाम हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये 8 मार्च की जगह पे 15 मार्च हो जाए, मतलब 1 वीक का डिले मैक्सिमम टाइम जेपीएससी के इतिहास में देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने मार्च का कैलेंडर दिया है तो ये एग्जाम मई जून में हो या फिर आगे चला जाए। बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। तो जेपीएससी आयोग ने अगर ये कैलेंडर जारी किया है तो आपको इसी कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आपकी तैयारी जो है पूरी हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है। कहने का मतलब आप युद्ध में तो उतर गए लेकिन अभी हथियार ही तैयार नहीं है, ऐसा नहीं हो पाए। सही बात है सर। चलिए बात करते हैं सिलेबस पे। तो सर ये रहा जीएस पेपर 1 का, जैसे आप लोग देख रहे हैं जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स के 2 पेपर हैं। कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताया था ना कि जेपीएससी एक ऐसा आयोग है जो अपना जब सिलेबस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आता है तो बड़ा ही एलोबरेटेड सिलेबस होता है। बिल्कुल उस प्रकार से बताया हुआ होता है कि कहां कहां से कितने कितने मार्क्स होने हैं। आज आपको हम बताएंगे कि टोटल एग्जाम पहले प्रीलिम्स का होता कैसे है। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम एक दिन में होगा, 2 पेपर होगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर होगा और फिर जाकर आपका सेकेंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा बच्चे, इसमें भी आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो है इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये भी एक एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, मतलब 200 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब पेपर 1 भी पेपर 2 भी। अब यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद पेपर 2 डिस्कस करेंगे। सर पेपर 1 को क्या कहते हैं? सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी। क्या कहते हैं? समान अध्ययन। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं झारखंड का जीके, यानी झारखंड जनरल नॉलेज। 2 तरीके का सिलेबस है। अब आपको एक चीज तो यहीं पे समझ में आ गया कि सर ज्यादा वेटेज तो हमको झारखंड का दिख रहा है। जितना समान अध्ययन में 100 क्वेश्चन, झारखंड अकेले 100 क्वेश्चन, तो ज्यादा वेटेज तो झारखंड जीके का है ही है। यानी अगर आपको जेपीएससी क्वालिफाई करना है, जेपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो आपका कमांड झारखंड जीके में होना ही चाहिए। आगे और बताते हैं आपको। झारखंड जीके जब आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चंस यहां पे, और आपको पता है ये जो 100 क्वेश्चंस है इसमें भी 10 क्वेश्चन जो है ना झारखंड के, यानी ओवरऑल बात करें तो 110 क्वेश्चंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहां से हैं? झारखंड से आते हैं। अब चर्चा करते हैं आज से पहले हुए जेपीएससी एग्जाम्स में प्रीलिम्स की कट ऑफ की। अनुमान है कि जो जनरल का कट ऑफ गया है, आप अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो 116 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस, 124 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस, 115 क्वेश्चंस, यानी 115 से 125 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। 115 से लेकर 125 क्वेश्चंस है ना, 115 से लेकर 125 क्वेश्चंस का कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। तो ये पिछला कट ऑफ था। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा होता है ना किसी भी एग्जाम में, आप देखिएगा अनुमान कि जो पिछला वाला कट ऑफ होता है उससे इस बार के एग्जाम में
एक दो मार्क्स या एक दो क्वेश्चंस का कट ऑफ ना आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि तैयारी जो है और लोग ज्यादा जोर शोर से करते हैं और स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाता है जो पिछले बार उपलब्ध नहीं था। जैसे पिछले बार सीएनटी एसपीटी को लेकर बहुत से स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं थे, इस बार आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। पिछली बार मिसलिनियस को लेकर मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं था, इस बार मिसलिनियस को लेकर बुक अवेलेबल होगा। तो वो एक दो क्वेश्चंस ना बढ़ा देता है। तो इतना आप गारंटी श्योरिटी रखिए कि कट ऑफ जो है 125 के आसपास ही होगा, 130 से ज्यादा नहीं होगा और 120 से कम नहीं होगा। यानी आपको 120 से 130 क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब जब 130 क्वेश्चंस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, है ना, 130 क्वेश्चंस आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा, तो आपको प्रिपरेशन बच्चे 150 क्वेश्चंस के ही करना है। आपको 200 क्वेश्चंस का सरदर्द नहीं लेना है। तैयारी ऐसी करिए कि भैया 150 क्वेश्चंस बना के आए थे, 148 क्वेश्चन सही था। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अटेम्प्ट तो आपको 200 करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं ये 150 करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। 150 करने के लिए आपको यहां पे बता दिए 110, यहां बता दिए ना 110, यानी झारखंड जीके से 110 क्वेश्चंस का काम हो गया। बचा कितना हमारे पास? अब 150 करने बोले 40 क्वेश्चंस और बचे। 40 क्वेश्चंस के लिए जो सबसे आसान है, जिसपे आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो क्वेश्चंस उठा सकते हैं, वो क्वेश्चंस कहां पे हैं? वो क्वेश्चंस हैं आपके पास, आगे अभी हम चर्चा करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप इसको और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो आपको यहां देखने को मिलेगा एक मिसलिनियस का 15 क्वेश्चन, ठीक है, जो 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में है। इस फर्स्ट पेपर में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले इतिहास, जिसे हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन जो है ना 5-5 मार्क्स के आपको, यानी 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन मेडावेल से, 5 क्वेश्चन मॉडर्न से। ये 15 क्वेश्चन ना आप लोग बिल्कुल आराम से उठा सकते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बिल्कुल आराम से? क्योंकि इतिहास बदलता नहीं है। आप किसी और एग्जाम की तैयारी में जो इतिहास पढ़े होंगे वो भी यहां काम आएगा, और बाकी तो हम आपको कराने ही वाले हैं। आगे आइए, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा करें। जनरल ज्योग्राफी पूछता है, बहुत आसान सा होता है। फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी बहुत आसान है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी आसान है। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी भी आसान है। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि 2011 के बाद से कोई जनगणना हुआ ही नहीं है, और आप लोग कंटिन्यूअस अगर तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, तो 2011 का जनगणना आपने खा गया होगा पूरा, आपको वहीं से सवाल आएगा। इसका मतलब है 2011 का जनगणना, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 2 क्वेश्चंस आपके पैकेट में। आइए बात करें जनरल ज्योग्राफी की। जनरल ज्योग्राफी मतलब कहां कौन सा नदी है, कहां कौन सा पहाड़ है, कहां कौन सा डैम बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली आराम से आप लोग कवर करिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, जब फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा हमको जो है देखना पड़ता है, हमारा टाइम जोन कौन सा है, हमारा टाइम रेखा कौन सा है, लैटिट्यूड लाइन कौन सा है, लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सा है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में देखते हैं। और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी मतलब पूरे भारत में कहां पे किस प्रकार के मिनरल्स उपलब्ध है, उन मिनरल्स का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कहां पे हमने कौन से इंडस्ट्री बना रखे हैं, उस इंडस्ट्री में कितने का बेनिफिट जा रहा है, कितने का लॉसेस हो रहा है, कब कब बना है, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। अलग अलग मिनरल्स के खान कहां पे, ये सब आपको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। आज यहां से आगे बढ़कर आप लोग और भी नई चीज देखते हैं, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट बन गया, तो वो भी प्लांट इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। कहां कहां पे कौन कौन से एटॉमिक पावर प्लांट है, अगर कहीं पे कोई एटॉमिक पावर प्लांट है तो उसकी क्या विशेषता है, कौन से राज्य में, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे तो लग रहा है ना कि बहुत बड़ा है, बट ये 4 से 5 दिन में आप लोग को याद तक करा देंगे बैठा के क्लासरूम में, जिसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंडियन पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायती राज व्यवस्था या म्युनिसिपल व्यवस्था से जो है आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत आसान है, ये वाला टॉपिक एक दिन का है बच्चे, एक दिन आप पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एक तो इसका इतिहास पढ़ना पड़ता है कि कब बना, कैसे बना, कौन कौन सी चीज हमने कौन कौन से देशों से लिया, ये सारे कुछ। लेकिन इसका एक पोर्शन बहुत आसान है, 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन वहां से आएगा। दूसरा 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ यहां का किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, यानी किस प्रकार से एमपीज का इलेक्शन होता है, किस प्रकार से एमएलए का इलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, विधानसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा और
और राज्यसभा में क्या डिफरेंसेस है, दोनों मिलकर किस प्रकार से संसद का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति का क्या योगदान है, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, ये सारे चीज जो है ना 3 क्वेश्चंस आपको तो सिर्फ वहीं से मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वही चीज आया था। आपको 1-2 क्वेश्चन जो यहां पे है देखने को मिलेंगे, ये भी उसी टॉपिक से है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी वही टॉपिक से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा न्यायपालिका पढ़ना है। न्यायपालिका में है क्या, हमारा सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि 2800 हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिए, झारखंड का हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिए, काम खत्म हो गया। तो यानी कि पॉलिटी भी बहुत इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं अगर आप ये तीनों पोर्शन है ना बहुत इजीली कवर करते हैं। 15, 10, 25, 10, 35 क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो बहुत इजीली आपको हम बता रहे हैं कि आप 25 मार्क्स तो यहां से मतलब 25 क्वेश्चंस उठा लीजिएगा। मान लीजिए थोड़ा सा वीक रहे, आपने बार बार रिवीजन नहीं किया, तो भी आपको 20 क्वेश्चंस का काम तो यहां से हो गया। 20 क्वेश्चंस के काम इतने में हो गया। इकोनॉमिक्स में आइए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे छोटा है लेकिन सबसे मतलब थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने वाला सिलेबस है। डिस्टर्ब करने वाला सिलेबस कैसे है, इकोनॉमिक्स फॉर्म में ना बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन का डेट्स याद करना पड़ेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए कौन कौन से डेवलपमेंट के कार्य हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू देखते हैं। 4 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी से आप पिछला उठा के देख लीजिए, खाली सतत विकास जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इससे 3 क्वेश्चन थे सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू से 1 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पे क्या हो जाता है ना कि अभी तक जो बाकी 3 सब्जेक्ट का हम बात किए, तो यहां पे हम क्या बात किए, इंडियन हिस्ट्री का, यहां क्या बात किए, इंडियन ज्योग्राफी का, यहां क्या बात किए, इंडियन पॉलिटी का, सिर्फ भारत भर पढ़ना था। लेकिन जैसे ही हम इकोनॉमिक्स में आते हैं ना, देश दुनिया के साथ भारत का रिलेशन पढ़ना पड़ता है, कनेक्शन पढ़ना पड़ता है। यही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी आपको अलग अलग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारियां रखनी होती है। ठीक है, छोटा सिलेबस है लेकिन थोड़ा सा टफ है, आसान हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आइएगा तो जनरल साइंस 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन। इजी वे में जो है ये भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब बात करें इन दोनों की, यानी 15 और 10 25 क्वेश्चंस की। इस 25 क्वेश्चंस में अगर आप तैयारी बेहतर करते हैं, है ना, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो आप आराम से इजी वे में यहां पे कम से कम 15 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करिएगा, सही है ना। तो आपको 20 और 10 30 5 35 क्वेश्चंस का काम हो गया। आप इस 35 क्वेश्चंस को ना अलग रख लीजिए। ये 35 क्वेश्चंस आपको अलग है, बिल्कुल अलग है, इसका तो जरूरत ही नहीं था, लेकिन ये तैयारियां करा दी जाएगी कि ये 35 क्वेश्चंस आप बना पाए। आगे आइए, अब चर्चा करते हैं जो 150 क्वेश्चंस हम आपको बोल रहे थे वो कहां से मिलेगा। वो आपको मिलेगा, देखिए बच्चे, यहां पे 10 क्वेश्चंस आपको मिलेगा झारखंड का स्पेसिफिक क्वेश्चन से, यानी जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज साइट, यहां से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे झारखंड के। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर 15 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, इससे आसान कुछ भी नहीं। 1 साल में जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं पढ़ लेना है, इजी वे में आपको मार्क्स मिलेगा। पर डे वाला, अच्छा बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे पर डे वाला करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाते हैं, डेली क्या हुआ, डेली क्या, नहीं पढ़ना बच्चे, वैसे कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, 1.5 साल का, आज एग्जाम होना है, आज से 1.5 साल का करंट एकदम लेके आइए, टॉपिक वाइज कवर करिए। कि आज अगर हम, जैसे मान लीजिए आज आप इंटरनेशनल अवार्ड कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं स्पोर्ट्स को छोड़ के, वो सारे एक बार में देख लीजिए कि भैया फिल्म जगत में कौन सा दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार क्या है, बुकर पुरस्कार क्या है। बुकर पुरस्कार में 2 प्रकार का नाम हमेशा सुनने मिलता है, मेन बुकर पुरस्कार और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एक बार में खत्म करिए। फिर आप आइए नेशनल अवार्ड में। नेशनल अवार्ड में आए तो नेशनल अवार्ड में ठीक उसी प्रकार से खत्म करिए, क्या है भारत रत्न, क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे जितने भी पुरस्कार है स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी सब खत्म कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब आप स्पोर्ट्स का टॉपिक उठाइए, तब अब आप स्पोर्ट्स को कवर करिए। स्पोर्ट्स के साथ साथ में आप किन बातों को कवर करिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड है, क्योंकि हमने अवार्ड वाले में स्पोर्ट्स छोड़ा, अभी कंप्लीट करेंगे कि भैया क्रिकेट के लिए कौन सा अवार्ड है, फुटबॉल के लिए कौन सा अवार्ड है, कौन सा टूर्नामेंट है, कहां करवाया जाता है, कितनी बार हुआ है, कौन सा देश जीता है। बस इजी वे में आप यहां के सारे क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट कर पाइएगा। साथ ही साथ आपको क्या देखना है ना, एक चीज आजकल बड़ा कल्चर में रहा है, जेपीएससी
खास करके पिछले 2 एग्जाम में हमने देखा है कि अगर प्रधानमंत्री को किसी और देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उससे क्वेश्चंस जरूर पूछे। आप 2023 का उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, उससे पहले वाला जो 2019 में हुआ था वो उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस रिपीटेड वेज में मिलेंगे। तो लास्ट 1 ईयर में जिस जिस देश के दौरे में प्रधानमंत्री जी गए हैं, एक दिन में एक के जगह लिख के पढ़ लेना, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भैया 6 जगह तो गए किए थे, 6 हमको याद है, आज 6 जगह गए हैं, 6 याद है, उसमें से 3 जगह उनको पुरस्कार मिला वो भी याद है, तो एग्जाम में गलती होने का चांस 0%। तो यहां से आप बहुत इजी वे में क्वेश्चंस मतलब मार्क्स जो है उठा लीजिएगा। आगे आइए तो आपको मिलेगा एक मिसलिनियस वाला टॉपिक जिसमें ह्यूमन राइट्स पढ़ना है। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स आपको हम खत्म करा देंगे वहीं पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे ना करंट इवेंट में, देखिए यहां पे ये बताया ना जो आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट, इसी में आपको जो है कवर करवा देंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत इजी है टॉपिक, आराम से खत्म हो जाएगा। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, स्पोर्ट्स तो आपको हम वहीं करा दिए, यहां फिर से एक बार। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन थे पिछली बार और बेहतर क्वेश्चन थे, किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर गवर्नमेंट जो है किस किस टाइम पे क्या क्या काम किया है, इसके बारे में सवाल था, कर लेंगे, ये भी हो जाएगा आराम से। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, यानी ये 30 क्वेश्चन आप समझिएगा, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर वाले और 15 क्वेश्चन मिसलेनियस वाले, टोटल 30 क्वेश्चन, और साथ में 10 क्वेश्चन झारखंड वाले, है ना। ये झारखंड के 10 क्वेश्चन थे, ये आपके करंट के 15 क्वेश्चन थे, और ये आपका विविध बोलते हैं या मिसलेनियस बोलते हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन थे। तो टोटल आपको हो जाएगा 30 10 40, है ना, कितने हो जाएंगे टोटल 40 क्वेश्चंस। अब आपको यहां से करना है 40 क्वेश्चंस का तैयारी और 100 क्वेश्चंस का तैयारी करना है झारखंड से, टोटल 140 क्वेश्चंस। इसकी तैयारी ऐसी करनी है कि इसमें से तो भैया अगर क्वेश्चन आ गया तो हम हिलने नहीं देंगे, और थोड़ा बहुत मान लीजिए हिल गया, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो किसी का नहीं हो सकता, हम भी बैठेंगे एग्जाम में तो नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, कंफ्यूजन होगा। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में तो ये होता है कि आपको परफेक्ट आंसर पता था, लेकिन एंजाइटी में आपने कुछ और टिक कर दिया, या एट अ टाइम पे आपका दिमाग उस चीज को नहीं पिक कर पाया जो उसका कंसेप्ट था, तो उसकी वजह से भी गलत होता है। अनुमान आप लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। तो यहां पे आपको इस 140 में बहुत कम ज्यादा होगा ना, तो 120 क्वेश्चंस आप इजीली मार्क्स लेके आइएगा, और 35 जो बोनस आपका हम इधर अलग करके रखे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस में से, है ना, क्या बताया देखिए 35 क्वेश्चन एकदम कम कम, आपको 15 10 25 में से बताया देखिए सिर्फ 20 क्वेश्चन, यहां पे 10 10 20 आप 15 35 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन बताए थे, 35 क्वेश्चन। तो जब ये 35 क्वेश्चंस आपका इसके साथ इंक्लूड होगा बच्चे, 120 के साथ जब 35 इंक्लूड होगा तो आप बहुत इजीली 155 क्वेश्चंस के आसपास रहिएगा, मतलब आपके पास मेंस में घुसने का गेट पास जो है आपके हाथ में रहेगा, यानी आप पीटी इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग तैयारी भी करेंगे, इन बातों को खास ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड आपको मनोज सर बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि झारखंड में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आने हैं, कितने मार्क्स से आने हैं। आइए मनोज। चलिए, बहुत बेहतरीन रहा सर कि पेपर 1 का डिस्कशन आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आज हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसमें हम लोग झारखंड स्पेसिफिक बोलते हैं, और इस झारखंड स्पेसिफिक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, और इन 100 क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि याद रखिएगा जैसा अभी सर ने कहा कि अगर जेपीएससी का गेट पास लेना हो या फिर लेना हो तो हम लोगों को सबसे पहले झारखंड के टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि झारखंड के टॉपिक के 110 क्वेश्चंस हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए अगर आप झारखंड के स्पेसिफिक सेक्शन को देखोगे तो इसको टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 16 पार्ट्स में। तो इन 16 पार्ट्स में हम लोग एक एक पार्ट्स में बात करेंगे कैसे कैसे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स होता है, जैसे हम लोग झारखंड का इतिहास कम, हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, कि झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। झारखंड में जैसे आदिवासी समुदाय थे, आदिवासी समुदाय पे जो शासन व्यवस्था थी, उन शासन व्यवस्था का क्या कल्चर रहा है, ठीक है,
उन शासन व्यवस्था को करने के कौन कौन से स्तर थे। ग्राम स्तर पे जो प्रधान होते थे, जो प्रमुख होते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में पूछा जाता था कि मुंडा के जो प्रमुख थे, उन्हें मुंडा के जो पुजारी थे, उन पुजारी को एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था और जिस पे लगान मुक्त होती थी, यानी टैक्स फ्री होता था, उस भूमि को क्या कहा जाता था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ास पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथाल जनजाति से थे, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कुछ ही टोटल 32 जनजातियों में कुछ ही जनजातियों के कुछ स्पेशल कल्चर रहे हैं, रीति रिवाज रहे हैं, उनको समझना है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझना है, जहां से क्वेश्चंस हमेशा 2 क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर अगला आता है झारखंड आंदोलन, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर भारत की आज़ादी की बात करें, इतिहास में आप लोग पढ़ोगे कि भारत की आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी गई थी तो झारखंड के लोग भी पीछे नहीं थे, झारखंड के लोगों ने भी लड़ाई लड़ी। और इसी झारखंड की लड़ाई में लड़ते लड़ते बिरसा मुंडा की लड़ाई, जिसे हम लोग कहते हैं उलगुलान, जो 1900 के आसपास हुआ था, उस टाइम पे सर CNT एक्ट आया ताकि इनका जंगल, जल और जमीन सुरक्षित हो, इनके हाथों पे हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CNT एक्ट आने के पीछे एक आंदोलन था। उस आंदोलन के लिए जो महान काम किए, जिन्हें भगवान की उपाधि भी दी गई, तो बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे झारखंड के सदान कौन कौन से थे, कौन कौन से सदानों ने किया था, झारखंड के आदिवासी लोग कौन कौन से हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में किनका किनका योगदान है, झारखंड के विभूति में किनका किनका योगदान है, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन में किनका कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चीज़ों को हम लोग को समझना है और यहाँ से आप लोग के टोटल 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है आप लोग का तीसरा सेक्शन, जिसे हम लोग झारखंड के विशिष्ट पहचान के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हम लोग इन टॉपिक को पढ़ें तो इन टॉपिक को ऊपर वाले टॉपिक के साथ लिंक करके पढ़े, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसको अलग अलग टॉपिक पे पढ़े, जैसे कि हम जब मुंडा शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो मुंडा शासन व्यवस्था को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनकी धार्मिक व्यवस्था को भी पढ़ लेंगे, उनकी संस्कृति को भी पढ़ लेंगे कि मुंडा शासन में कौन कौन से संस्कृति देखने को मिलती है जो झारखंड को एक अलग पहचान देती है, इस आदिवासी को एक अलग पहचान देती है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी रही, धार्मिक विशिष्टता और पहचान की थी। ठीक है, बधु मूल्य को क्या बोला जाता था, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में हम लोग देखेंगे झारखंड के लोक साहित्य। अगर हम बात करेंगे तो झारखंड के अलग अलग लैंग्वेज जो हैं, खोटा हुआ है, पंचपरगनिया हुआ है, कुड़ुक हुआ है, तो ये जितने भी लैंग्वेज है उनके कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, यहाँ पे कौन सा स्पेशल नृत्य है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे डोमकच, ठीक है, हो, छऊ, तो ये सारा का सारा नृत्य कैसा है, संगीत के बारे में पढ़ना है, वाद्य यंत्रों के बारे में पूछना है। ठीक है, दार्शनिक स्थल की बात करें तो झारखंड में दार्शनिक स्थल भी बहुत सर्वोपरि रहा है, जैसे कि पारसनाथ हो, तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वहाँ पे भी एक टेम्पल देखने को मिलता है जो आप लोग के पारसनाथ के लिए बना गया एक टेम्पल है, तो उनके बारे में देखना है और इनकी आदिवासी संस्कृति को समझना है। तो लोक साहित्य में हरिक साहित्य के और साहित्य के लेखक को समझना है। ठीक है, पारंपरिक कला कौन सी थी, ठीक है, जैसे जादू पोटिया एक कला है, तो उस कला के बारे में हम लोग को देखना है। लोक नृत्य कौन कौन से थे, लोक संगीत के बारे में देखना है और वाद्य यंत्रों के बारे में देखना है, कौन सा वाद्य यंत्र किसके लिए होता है, जैसे कि बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों को पढ़ना है। दार्शनिक स्थल जैसे कि प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल के बारे में जानकारी रखनी है। झारखंड में मेनली अगर हम देखेंगे तो कई बार जैन धर्म के कई सारे स्थल यहाँ पे मिले हैं, तो उनके ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इनसे क्वेश्चंस हमेशा जेपीएससी आस्क करती है। आदिवासी जाति प्रजाति और उनकी विशेषताएं, जितने भी आदिवासी जाति हैं उनकी जो भी विशिष्ट विशेषता हैं, इनसे भी क्वेश्चंस रहता है। तो अगर आप देखोगे तो इन चारों टॉपिक को 1 2 3 4 ये चारों टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक होने के नाते आप लोगों को जब एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे इनकी विशिष्ट पहचान को भी पढ़ ले, इनकी संस्कृति को भी पढ़ ले और साहित्य को भी पढ़ ले, ताकि एक साथ हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए मूव करें। जब एक जनजाति के बारे में पढ़ रहे, मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ रहे, तो उनके बारे में टोटल क्लियर कर ले रहे हैं। लेकिन
झारखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है प्रमुख को लेकर, पंचायत प्रमुख को लेकर, ठीक है, उनके सहायक को लेकर। तो उनका हम कंप्लीट एक चार्ट बनाएंगे जिस चार्ट में आप लोगों को टोटल चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आप लोग का 3 से 4 सेक्शन रहने वाला है, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो यहाँ से 8 क्वेश्चंस, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 8 + 7 15, 15 + 5 20, तो लगभग 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस है, यहाँ से अगर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो इजीली 24, 25 आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे तो झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी लोक साहित्य है, तो लोक साहित्य को जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम झारखंड के साहित्य और साहित्यकार को भी पढ़ लेंगे कि कौन सा साहित्य किन्होंने लिखा था। ठीक है, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान है जहाँ पे 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। झारखंड के खेलकूद, याद रखिएगा झारखंड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स को लेकर। तो कौन सी खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हाल फिलहाल में अगर कोई स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा में है, नेशनल गेम में चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आप लोग देख रहे होंगे एक्ट को लेकर, तो CNT SPT एक्ट और अन्य राज्य परक अधिनियम, तो इनसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, जहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखोगे CNT से 5, SPT से 5 और अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। CNT में मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन सा रहता है, काश्तकारी व्यवस्था क्या होती है, काश्तकारी किन्हें कहते हैं, खुदकट्टीदारी व्यवस्था किसको कहते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चंस रहता है। फिर अगले हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में 1947 से राज्य में आर्थिक विकास और झारखंड के इतिहास, जिसमें झारखंड के भूगोल को पढ़ना है। मेनली यहाँ पे झारखंड के जंगल को देख रहा है, नदियों को देखना है, पहाड़ पर्वत को देखना है, खान खनिज को देखना है कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है। ठीक है, कौन सा पहाड़ पर्वत कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, कौन सी नदी बहती है, ठीक है ना, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन रहता है। याद रखिएगा यहाँ पे औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियों से भी क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे कई सारे पॉलिसीज से क्वेश्चन आते हैं। और हर साल यहाँ से हम 6 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। जो टॉपिक को एक बार आप अच्छे से स्कोर कर लोगे तो ये स्कोरिंग टॉपिक है, और ये आप 1 दिन या 2 दिन में इसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो और 6 नंबर अपने मुट्ठी पे कर सकते हो। आगे बात करें झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। तो अगर आप यहाँ पे औद्योगिक नीति पढ़ रहे हो तो औद्योगिक नीति से कौन से प्रमुख उद्योग रिलेटेड है और उनसे कैसा औद्योगिक विकास हुआ, तो इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन होता है। तो देखो एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक में टोटल 11 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये 11 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करना चाहो तो 2 से 3 दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं झारखंड का फेवरेट टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेट करता है। तो झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उस योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन की फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके चल रहे हैं, वन्य जीव जंतु संरक्षण जो भी अधिनियम चल रहा है कि वन को बचाने के लिए, वन्य के जंतु को बचाने के लिए कौन कौन से अधिनियम है, उनसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और झारखंड में जो पर्यावरण के परिवर्तन हो रहे हैं जिनसे अपशमन, अनुकूलन और इन सारे टॉपिक्स, यानी कि टोटल कहें तो झारखंड के एनवायरमेंट टॉपिक से आपके 7 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल एनवायरमेंट के टॉपिक से 5 और 7, तो टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कर लेना। फिर झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चंस होते हैं, और झारखंड के जो विविध तथ्य हैं और समसामयिक घटनाएं हैं वहां से 7 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे पिछले वाले टॉपिक में भी आपको झारखंड से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये टोटल आप लोग के 100 क्वेश्चंस होंगे, और इन 100 क्वेश्चंस को करना ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, बट हमें नियमित तैयारी करनी है। याद रखना रेगुलर सबसे बड़ा हथियार है, और रेगुलर होकर चीज़ों को पढ़ना है। अब यहाँ पे झारखंड के बच्चे जो झारखंड के टॉपिक में अक्सर कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि जब हम शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं तो शासन व्यवस्था में जो प्रमुख हो जनजाति में देखने को मिलता है वो आपको मुंडा में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को, उनकी स्टोरी को समझेंगे तो ताकि आप लोगों की जो गलती हो रही है वो गलती और ना हो, और वो मिस्टेक और ना हो, और आप अच्छे स्कोर के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। याद रखिएगा तैयारी करने के लिए जितने तथ्यों को याद रखने की जरूरत है उसके अलावा तथ्यों को सही तरीके से याद रखने की जरूरत है, ताकि आपका मार्क्स के साथ साथ मेंस में भी आपकी स्ट्रेटेजी बेहतर रहे, बरकरार रहे। ठीक है, तो ये सारा का सारा टॉपिक होगा। लास्ट में हमें सारे क्वेश्चंस यानी कि 200 जो क्वेश्चंस है, इन 200 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। 200 क्वेश्चन, जिसमें से आपके पेपर 1 से 100 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और इन दोनों 100, 200 क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो भाई जब हम यहाँ पे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को 200 क्वेश्चंस के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ताकि आपका स्कोर अच्छा हो, और साथ ही साथ कोशिश करना है कि इस बार 150 प्लस मार्क्स आपके सही हो, ताकि इस बार आपके प्रीलिम्स का जो गेट पास है वो कोई रोक ना पाए और आप प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो, पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन जो रवि सर ने आपके पेपर 1 और मैंने आपको पेपर 2 के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिलेबस और स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ें लग रही है कि आपको बताना चाहिए तो ज़रूर आप हमें बताएं, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।